नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि कानून में किसी को भी वक्फ संपत्ति को लेकर आपत्ति जताने का हक दिया गया है और जब तक उस पर विवाद चलेगा तो संपत्ति वक्फ की नहीं रहेगी। उनको आपत्ति है कि 100 से 200 साल पुराने वक्फ के कागजात कहां से आएंगे और अल्लाह को दान की गई संपत्ति किसी और को ट्रांसफर कैसे की जा सकती है। याचिकाकर्ताओं की ओर से उन्होंने दलील दी कि यह हमारे डीएनए में है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच के सामने कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर वक्फ संपत्ति को लेकर कोई विवाद होता है तो उसका फैसला करने वाला भी सरकार का अधिकारी ही होगा। उन्होंने कहा कि नए कानून के अनुसार कोई भी वक्फ संपत्ति पर आपत्ति जता सकता है। उन्होंने कोर्ट को वक्फ का मतलब समझाते हुए कहा कि वक्फ क्या है, यह अल्लाह को किया गया दान है जिसे किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एक बार वक्फ की गई संपत्ति वक्फ ही रहती है। कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ संपत्ति के मैनेजमेंट का अधिकार लिया जा रहा है। नए कानून के अनुसार वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में बहुमत गैर मुस्लिम का हो सकता है। राज्य वक्फ बोर्ड में 12 गैर मुस्लिम और 10 मुस्लिम हो सकते हैं। पहले जिन पदों पर चुनाव होता था उनमें राज्य सरकार का नामित प्रतिनिधि भी हो सकता था, लेकिन अब यह कोई भी हो सकता है, जबकि पहले सिर्फ मुस्लिम ही हो सकता था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि भाजपा एक ऐसे मॉडल पर चलती है जिसके तहत चुनिंदा अमीर लोगों को पूरा पैसा और संसाधन मिल जाता है, जबकि कांग्रेस के मॉडल में पैसा गरीबों के बैंक खातों और जेबों में डाला जाता है। कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा कि कर्नाटक में पार्टी की सरकार ने लाभार्थियों को 1 लाख से अधिक टाइटल डीड वितरित करके लोगों से वादे की गई छठी गारंटी को लागू किया है। बता दें कि वह कर्नाटक कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जिसके दौरान पात्र लाभार्थियों को 1.11 लाख से अधिक टाइटल डीड वितरित किए गए, जिनकी अवैध बस्तियों को राजस्व गांव घोषित किया गया है। भाजपा नेता अमित मालविया के एक्स पोस्ट पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार करते हुए कहा कि हम इस देश के राजनीतिक नेतृत्व से पूछना चाहते हैं कि आपने पाकिस्तान को पहले से सूचित किया। क्या यही कारण है कि अजहर मसूद और हाफिज सईद बच पाए? जहां तक निशाने पाकिस्तान का सवाल है, उनके नेता मोरारजी देसाई एकमात्र भारतीय राजनेता थे जिन्हें यह सम्मान दिया गया था। कुछ और लोग निशाने पाकिस्तान के हकदार हैं, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी और वह व्यक्ति जो बिना बुलाए नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाने चले गए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालविया ने निशाना साधते हुए राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से कर दी है। अमित मालविया ने एक्स हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें आधी फोटो में आसिम मुनीर और आधी में राहुल गांधी का चेहरा है और इस फोटो पर लिखा है वन एजेंडा। इस फोटो को शेयर करते हुए भाजपा नेता ने लिखा कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके हितैषियों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई नहीं दी, जो स्पष्ट रूप से भारत के प्रभुत्व को दर्शाता है। इसके बजाय वे बार बार पूछते हैं कि हमने कितने जेट खो दिए, एक सवाल जो पहले ही DGMO ब्रीफिंग में संबोधित किया जा चुका है। मजे की बात यह है कि उन्होंने एक बार फिर यह नहीं पूछा कि संघर्ष के दौरान कितने पाकिस्तानी जेट मार गिराए गए या भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी एयरबेस पर बमबारी के दौरान कितने विमान अपने हैंगर में खड़े रहते हुए नष्ट हो गए। अमित मालविया ने लिखा कि राहुल गांधी के लिए आगे क्या है, निशान है पाकिस्तान। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक वीडियो वायरल होने के बाद सवाल उठाए थे, जिस वीडियो को लेकर PIB द्वारा सफाई दी जा चुकी है। PIB का कहना है कि विदेश मंत्री के बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की वैश्विक पहुंच के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में TMC का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को नामित किया है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के इंग्लिश बाजार इलाके में रविवार देर रात को TMC कार्यकर्ता की हत्या के बाद इलाके में तनाव है। मृतक सुबल घोष के परिजनों और पार्टी ने इस हत्या के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं भाजपा ने इसे निजी दुश्मनी में हुई हत्या बताते हुए इस आरोप को निराधार करार दिया।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मालदा की घटना में परिजनों की शिकायत के आधार पर एक महिला को हिरासत में लिया गया है। महिला से पूछताछ की जा रही है। मृतक टीएमसी कार्यकर्ता सुबल के बेटे सुजन ने बताया कि मेरे पिता एक रिश्तेदार के घर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद घर लौट रहे थे। रास्ते में ही 6 लोगों ने उनकी हत्या कर दी। इसमें बीजेपी के संरक्षण वाले गुंडों का हाथ है। उन्होंने थाने में नामजद शिकायत की है, लेकिन फिलहाल तमाम अभियुक्त फरार हैं। उनके परिवार की एक महिला को हिरासत में लिया गया है। सुबल को स्थानीय लोगों ने गंभीर हालत में सड़क से उठाकर अस्पताल पहुंचाया था। वहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। मालदा जिला टीएमसी के प्रवक्ता आशीष कुंडू ने कहा कि सुबल की हत्या बीजेपी के संरक्षण वाले गुंडों ने की है। हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन वहीं भाजपा नेता अजय गांगुली ने दावा किया कि यह हत्या पारिवारिक विवाद की वजह से हुई, इससे पार्टी का कोई संबंध नहीं है। एनसीपी नेता छगन भुजबल महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। उन्होंने आज राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद रहे। भुजबल के शपथ लेने के बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि छगन भुजबल पहले भी मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कई बार कई विभाग को लीड किया है। वो पुराने शिव सैनिक भी हैं। उनकी शुरुआत शिवसेना से हुई थी। उन्होंने कई पद संभाले हैं। एक अनुभवी नेता के रूप में उनको जाना जाता है। मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके अनुभव का सरकार को फायदा होगा। शिंदे से जब पूछा गया कि छगन भुजबल को कौन से विभाग दिए जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि विभाग देना मुख्यमंत्री का अधिकार है। भुजबल अच्छा काम करेंगे। और यही सवाल जब छगन भुजबल से भी पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो तय करें, कोई समस्या नहीं है। होम मिनिस्ट्री से लेकर सारे विभाग मैंने संभाले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डी राजा ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूएनएससी सदस्यों सहित प्रमुख देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने का सरकार का फैसला अस्पष्टता और बहिष्कार से भरा हुआ है। राजनीतिक दलों से ना तो परामर्श किया गया और ना ही उन्हें जानकारी दी गई और इन प्रतिनिधि मंडलों के जनादेश के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। सीपीआई नेता ने कहा कि यह अस्वीकार्य है कि विदेशी सरकारों को जानकारी दी जाएगी, जबकि भारत की अपनी संसद और लोग अंधेरे में रहेंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की महिला सब इंस्पेक्टर गीता समोटा ने 8,849 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाली वो पहली सीआईएसएफ कर्मी है। 19 मई 2025 को गीता समोटा ने माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई की। सीआईएसएफ ने एक्स पर पोस्ट कर गीता समोटा को बधाई दी। राजस्थान के सीकर जिले के चक गांव की गीता समोटा ने साल 2011 में सीआईएसएफ ज्वाइन किया था। साल 2015 में उन्हें औली स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में 6 हफ्ते के बेसिक पर्वतारोहण कोर्स के लिए चयनित किया गया। वे अपने बैच में एकमात्र महिला प्रतिभागी थीं। साल 2017 में उन्होंने एडवांस पर्वतारोहण की ट्रेनिंग पूरी की। ऐसा करने वाली वो पहली सीआईएसएफ कर्मी बनी। बता दें कि गीता समोटा ने और भी कई चोटियों पर सफल चढ़ाई पूरी की है। सीआईएसएफ की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में बताया गया कि गीता समोटा की ऐतिहासिक सफलता से प्रेरित होकर सीआईएसएफ साल 2026 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए अपनी एक टीम भेजने की योजना बना रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इसराइल से गजा पर फौरन हमले रोकने को कहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। इस बयान में तीनों नेताओं ने कहा है कि अगर इसराइल ने अपने नए सैन्य अभियान को बंद नहीं किया और मानवीय सहायता पर लगाई पाबंदियों को नहीं हटाया, तो हम इसके जवाब में ठोस कदम उठाएंगे। इन नेताओं ने हमास से 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए इसराइलियों को रिहा करने की भी अपील की। उन्होंने आगे कहा कि हम हमेशा इसराइल के आतंकवाद के खिलाफ अपने नागरिकों की रक्षा करने के अधिकार का समर्थन करते आए हैं, लेकिन यह बढ़ती हिंसा पूरी तरह से गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निचली अदालत के जजों यानी जूनियर डिवीजन सिविल जज की नियुक्ति पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि इन पदों पर परीक्षा के लिए उम्मीदवार को कम से कम 3 साल की लीगल प्रैक्टिस करना जरूरी है। यानी वह परीक्षा तभी दे सकेंगे जब लॉ ग्रेजुएट होने के बाद 3 साल वकील के तौर पर काम करें। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सीजेआई गवई ने कहा कि नए लॉ ग्रेजुएट सीधे जूनियर डिवीजन सिविल जज के लिए परीक्षा नहीं दे सकेंगे। उन्हें कम से कम 3 साल प्रैक्टिस के बाद ही जज की परीक्षा देनी होगी। सीजेआई ने कहा कि सीनियर डिवीजन सिविल जज की नियुक्ति में जूनियर सिविल जजों के लिए 25% विभागीय आरक्षण है। कोर्ट ने कहा कि 3 साल की अवधि को नामांकन की तारीख से माना जा सकता है।
ये शर्त उन परीक्षाओं पर लागू नहीं होगी जिनकी प्रक्रिया हाई कोर्ट्स ने शुरू कर दी है। फिलहाल इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों पर सुप्रीम कोर्ट का यह नियम लागू नहीं होगा, लेकिन आगे होने वाली परीक्षाओं में यह शर्त उम्मीदवारों को पूरी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ऐसे लॉ ग्रेजुएट को सिविल जज जैसे पद पर शामिल करना मुश्किल पैदा कर सकता है जिसने एक दिन भी लीगल प्रैक्टिस ना की हो। कोर्ट ने कहा कि 20 साल से ये प्रैक्टिस चली आ रही है जिसके अच्छे परिणाम सामने नहीं आए। लॉ ग्रेजुएट्स को सीधे ऐसे पद पर बिठा देने से कई दिक्कतें सामने आती हैं। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कानून की किताबें पढ़ने या ट्रेनिंग से कोर्ट सिस्टम की नॉलेज नहीं मिल सकती। ये तभी हो सकता है जब उम्मीदवार को कोर्ट के कामकाज के बारे में पता हो कि वकील और जज कोर्ट में कैसे काम करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.